नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिसके पास जमीन होती है उसका एक स्वभाव होता है, यही कि उसकी जमीन पर मर्जी उसकी चले। आप क्या चाहते हैं? सरकार आपकी जमीन आपसे पूछ कर ले, या आप मना कर दें तो ना ले, या आप यह चाहेंगे कि सरकार आपकी मर्जी के बगैर जमीन ले ले? मुआवजा की चिंता मत कीजिए, वो 2013 और 2014 दोनों ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेशों और कानूनों के हिसाब से आपको मिलेगा। पर गेम मर्जी का है, बस मर्जी आपकी चली जाएगी। उद्योग जगत 2014 के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का खुलकर स्वागत कर रहा है। जाहिर है उद्योग जगत को इसका फायदा पता है। किसान तो ट्विटर, फेसबुक पर भी बिजी नहीं रहते, फिर वो स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें इसका लाभ नहीं मालूम? यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि जमीन सिर्फ किसान के पास होती है, अमीर लोगों के पास भी होती है, जिसे खेत नहीं अंग्रेजी में फार्म हाउस कहते हैं। यह सही है कि तमाम योजनाओं के लिए सरकार जब भूमि का अधिग्रहण करती है तो वो गांव और किसान की ही जमीन होती है। मिसाल के तौर पर दक्षिण दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत में ही अमीर लोगों के पास कई हजार एकड़ के फार्म हाउस हैं। दक्षिण दिल्ली के ही फार्म हाउस का अधिग्रहण कर लिया जाए तो दिल्ली के गरीब लोगों को मकान देने की समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। वहां कई अहम सरकारी दफ्तर भी बन सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कभी हुआ नहीं कि अमीरों के फार्म हाउस का अधिग्रहण हुआ हो। इसीलिए फार्म हाउस में रहने वाले 2014 के इस अध्यादेश का देश हित में स्वागत कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर 1894 का ही कानून चलता था, जिसे 2013 में हटा दिया गया। लेकिन इस कानून को आजमाने के बजाय साल भर के भीतर ही बदल दिया गया। इसके बदलने के पक्ष विपक्ष में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। अध्यादेश के जरिए क्यों लाया गया, हम आज इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी। बातचीत अध्यादेश के कुछ प्रावधानों के पक्ष विपक्ष तक सीमित रहे तो सबको कुछ तो टीवी के सीमित समय में पता चलेगा कि मामला है क्या। पहले यह जानना जरूरी है कि सरकार का क्या पक्ष है। इसके लिए हमने वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस मसले पर लिखे ब्लॉग को लिया है। 2013 के वो लिख रहे हैं कि 2013 के एक्ट के अनुसार कई मामलों में सरकार जमीन मालिक की मर्जी के बिना अधिग्रहण नहीं कर सकती थी। फिर इस एक्ट के अनुसार अधिग्रहण के कारण पड़ने वाले सामाजिक असर का भी अध्ययन करना था। फिर इसमें खाद्य सुरक्षा का भी विशेष प्रावधान जोड़ दिया गया था। ऐतिहासिक रूप से जमीन लेने का अंतिम अधिकार सरकार के पास होता है। सरकार को विकास के अनगिनत कार्यों के लिए जमीन की जरूरत होती है। रक्षा से लेकर सिंचाई और शहर बसाने तक के लिए जनहित हमेशा निजी हित से ऊपर होता है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अगर बहुत जटिल होगी तो जमीन लेनी मुश्किल हो जाएगी और भारत का विकास ही नहीं होगा। अरुण जेटली ने लिखा है कि जो संशोधन हुआ है उसमें सिर्फ 5 ऐसे अपवाद रखे गए हैं जिन पर जटिल प्रक्रिया लागू नहीं होगी, यानी 70-80% लोगों की सहमति की जरूरत नहीं होगी। इसके सामाजिक असर का अध्ययन करने की जरूरत नहीं होगी। यह ध्यान रखिएगा कि सरकार हर जगह यह दावा कर रही है कि अधिग्रहण के बदले जो मुआवजा दिया जाएगा या जो पुनर्स्थापन की प्रक्रिया है उसमें बदलाव नहीं किया गया, मगर गेम इसका नहीं है, गेम है आपकी मर्जी का। तो ये 5 अपवाद इस प्रकार है। नए संशोधन में भारत की रक्षा जरूरतों के लिए जमीन अधिग्रहण आसानी से सरकार जब चाहे बिना पूछे कर सकती है। गांव में बिजली, सड़क का ढांचा बनाने, सिंचाई, राजमार्ग बनाने के लिए आपकी मर्जी के बगैर सरकार अब अधिग्रहण कर सकती है। गरीब या भूमिहीनों के लिए सस्ते आवास की योजना के लिए सरकार बगैर पंचायत या आपकी मर्जी के जमीन ले लेगी। हाईवे के नजदीक बनने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारों के लिए भी जमीन सरकार आसानी से ले लेगी। पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की योजनाओं के लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को इसमें शामिल कर लिया गया है। अरुण जेटली अपने इन 5 प्रावधानों के हक में दलील देते हैं कि इससे गांवों का विकास होगा, जमीन की कीमत बढ़ेगी, वहां रोजगार बढ़ेगा, खेती का भी विकास होगा। जहां जहां यह हुआ है इसका कोई उदाहरण नहीं देता है। तो अब इसके अलावा बचता ही क्या है जिसके लिए जमीन लेने के लिए 2013 के कानून की जटिल प्रक्रियाओं को आप लागू करेंगे? अब विपक्ष की तरफ से जयराम रमेश क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण के डीएनए में सहमति और सामाजिक प्रभाव के अध्ययन की प्रक्रिया को शामिल करने के पीछे एक ठोस तर्क था। भूमि अधिग्रहण शासन द्वारा अपनी ताकत के मनमाने इस्तेमाल का एक उपकरण बन गया। जमीन का अधिग्रहण हमेशा ताकत के बल पर किया जाता रहा है, इसीलिए जमीन लेने से 70 से 80% लोगों की सहमति अनिवार्य की गई। लेकिन मोदी सरकार के बदलाव से नागरिकों की अब कुछ भी नहीं चलेगी। 2013 के कानून में रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, परमाणु ऊर्जा, बिजली आदि से जुड़ी परियोजनाओं, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जमीन अधिग्रहण को 70 से 80% मालिकों की मर्जी के प्रावधान से अलग रखा गया था, जबकि जेटली इसके बारे में अलग तर्क दे रहे हैं। जयराम के ये विचार हमने दैनिक जागरण में छपे उनके लेख से लिए हैं।
एक बड़ा बदलाव यह भी है कि 2013 के एक्ट के अनुसार अगर 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, ये सरकार कहती है, लेकिन उसमें यह लिखा है कि 5 साल में काम शुरू नहीं हुआ तो जमीन वापस दे दी जाएगी। जेटली अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि कई परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो 5 साल में पूरी नहीं हो सकती, इससे हम परियोजनाओं को पूरा न करने वाले राष्ट्र कहलाने लगे। 2013 के कानून के प्रारूप के तहत कोई भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान या अस्पताल, ये जेटली साहब लिख रहे हैं, अधिग्रहित भूमि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिर स्मार्ट शहर और नगर बस्ती कैसे बन पाएगी? क्या वहां केवल सरकारी स्कूल और कॉलेज रहेंगे? अच्छा, और स्वास्थ्य और शिक्षा की बाकी संस्थाएं बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी? जेटली की इस बात से क्या यह मतलब हुआ कि स्मार्ट शहर सरकार बनाएगी? और अगर स्मार्ट शहर के लिए जमीन ली गई तो उसके भीतर क्या क्या बनेगा और कौन कौन बनाएगा? क्या यह भी 2013 के एक्ट के अनुसार ही सब कुछ तय हो रहा है? वैसे पिछले साल सीएजी की एक रिपोर्ट संसद में रखी गई जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर किसानों से ली गई जमीन के बारे में थोड़ा सा बताती है कि SEZ के तहत कोई 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन किसानों से ली गई, लेकिन 38% जमीन में कोई काम ही नहीं हुआ, जबकि कई साल बीत गए जमीन लिए हुए। ज्यादातर जमीन सार्वजनिक हित के नाम पर ली गई और प्राइवेट कंपनियों ने उसके बदले बैंक से हजारों करोड़ रुपए के लोन भी ले लिए। सरकार के पास एक चुनौती है कि वो विकास के लिए जमीन कहां से लाए, समय के साथ संतुलन कैसे बनाए, लेकिन इसके आधार पर क्या उसकी दलील विरोधियों को जवाब देने के लिए पर्याप्त है? क्या जमीन लेने से पहले 70 या 80% या कई मामले में 50% किसानों की सहमति को समाप्त करना विकास के हित में है? और इस हित का समर्थक कौन है? मिडिल क्लास, उद्योग जगत, या वो किसान जो अभी ट्विटर पे नहीं है और शायद प्राइम टाइम भी नहीं देख रहा है? तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। संजय निरुपम है, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में कर्नल देवेंद्र शेरावत जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं आप, और दिल्ली में अधिग्रहण के सवाल को लेकर राजनीतिक रूप से आप सक्रिय भी रहे हैं। कोलकाता से सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभी भी मैं वहीं से लौट के आ रहा हूं। संजय, मैं चाहता हूं कि इस बहस को एक दायरे में रखा जाए। सिद्धार्थ यहां जवाब देने के लिए हैं। सरकार की दलील है कि हमें एक समय में प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और इस 2013 के एक्ट के हिसाब से अगर वो सब सामाजिक असर का करें, लोगों से मर्जी लें, पूछें, उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था करें, ये सब करें तो काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। कोई एक प्रोजेक्ट में हो सकता है कि शुरू होने में ही, पहली ईंट रखने में ही 2 से 2.5 साल का समय लग जाए, अगर वो सहमति मिल पाई तो। इससे तो वो कोई काम नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने ये बदला है। अब आपका सवाल उनसे क्या है? देखिए, 2013 में जो संसद में कानून पास हुआ था वो, और 2014 के आखिर में जो एक अध्यादेश के तौर पर भूमि अधिग्रहण कानून का एक संशोधित स्वरूप पेश किया गया, वो दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि 2013 में तमाम, मोटा मोटी तौर पर तमाम सरकारी कामकाज के लिए इस कानून में किसी प्रकार की कोई जटिल व्यवस्था नहीं थी। यानी भूमि अधिग्रहण अगर सरकार चाहे तो अपने काम के लिए, यानी सरकारी कामकाज के लिए कर सकती है। बड़ा विषय डाला गया था प्राइवेट पार्टीज के लिए, जो निजी कंपनियां हैं, जो उद्योग जगत है, जो व्यापारी जगत है, जिसने हाल फिलहाल में देखा गया कि SEZ के नाम पे या तमाम अलग अलग योजनाओं के नाम पे जमीन अधिग्रहण तो किया, लेकिन उसका नाजायज फायदा उन्होंने उठाया। किसानों को सही एक तो मुआवजा नहीं मिला, किसानों से जबरदस्ती लिया गया। तो उस कानून का सार यह था कि जो निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण का विषय है उसको थोड़ा कठिन किया जाए ताकि किसान सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इस बार जो नया अध्यादेश आया है, उस अध्यादेश में जेटली जी ने बिना वजह अपनी जान बचाने के लिए, अपना मुंह बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले उन्हें सरकारी योजनाओं की जिक्र किया है और उसके बाद PPP मॉडल के तहत जो सारे कार्यक्रम होते उनको लाया है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम कॉर्पोरेट जगत के प्रभाव में, दबाव में किया गया है। कॉर्पोरेट जगत को जमीन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई कॉर्पोरेट जगत के विरोधी नहीं है, लेकिन जमीन लीजिए किसानों के से सहमति पैदा करके, किसानों से जबरदस्ती जमीन रुकते हैं यहाँ पे। आज इस नए व्यवस्था में किसानों से जबरदस्ती जमीन लिया जाएगा, फिर भट्टा परसौर और नियमगिरी की पहाड़ियों के बीच जो आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ था, उस तरह की घटनाएं फिर सरेआम हो जाएंगी। सिद्धार्थ, मेरा आपसे सवाल यह है कि संजय ने एक बात कही कि जो 2013 का ऑर्डिनेंस एक्ट है उसमें आप सरकार के नाते जो कुछ भी करना चाहे, रेल से लेकर परमाणु बिजली लगाना या सड़क बनाना या खंबे डालना, इन सब प्रावधानों के लिए उसमें कोई जटिल प्रक्रिया नहीं थी। फिर इसे करने के लिए ये आपने कॉरपोरेट के लिए
क्या ये सारा मर्जी का प्रावधान क्यों हटाया? इतनी लड़ाई के बाद, कांग्रेस कह रहे कि इतनी लड़ाई के बाद आपकी सहमति से भी, बीजेपी की सहमति से भी इसे जोड़ा गया था। देखिए, इसमें रवीश जी थोड़ा समझने की बात है। लोग कहते हैं कि सरकार, गवर्नमेंट अपने लिए, योजनाओं के लिए जमीन ले, बिजली उत्पादन करे, कुछ भी करे, उसके लिए रोड बनाए, रेलवे लाए, कुछ लाए, उसके लिए कर सकती है। लेकिन आदमी, हमें देखना है कि पर्पस क्या है। जमीन जो ली जाएगी वो पर्पस के लिए ली जाएगी या कौन उसको लगाने जा रहा है, उसका ठेकेदार कौन बनने जा रहा है। ठेकेदार पीपीपी में प्राइवेट वाले लोग आते हैं, लेकिन क्या प्राइवेट आदमी को पब्लिक इंटरेस्ट किसमें है कि बिजली कौन दे रहा है, बिजली कौन पैदा कर रहा है, या बिजली उनको मिल रही है वो सरकार बनाती है या पीपीपी के तहत बनती है, या रोड जो बन रही है वो पीपीपी के तहत बन रही है जिसपे वो गाड़ियां दौड़ा सकते हैं या ट्रक दौड़ा सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं, या वो कि किसने बनाई है। तो बात यहां पे आती है सरकार के पास कितना पैसा होता है, या सरकार ये निर्णय कर ले कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स इस देश में बनेंगे ही नहीं। तो जो पर्पस है उसके लिए अधिग्रहण होता है और उसके लिए आप दो अलग प्रक्रिया नहीं कर सकते, तो आपको उसके लिए इक्वालिटी लानी पड़ती है। और उस दृष्टि से ये प्रावधान में जो संशोधन है ये किया गया है। कल को ये कहा जाए, अब मैं आपको थोड़े से आपने एक प्रश्न इनसे पूछा था, शायद इन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं उसको थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं। जो जमीन जो है जिसमें कंसेंट की बात हुई है, गवर्नमेंट कंसेंट की, गवर्नमेंट कंसेंट का जो है और या पीपीपी प्रोजेक्ट्स का जो कंसेंट आप जो कह रहे हैं जिसको हटा दिया गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समझिए, अभी कंसेंट लेने का था कि प्रावधान था पहले जो 2013 का जो एक्ट था उसके तहत यह था कि आप कंसेंट लेकर आएंगे, उसके बाद आप रिहैबिलिटेशन का, रिकंस्ट्रक्शन, RR&R का आप उसके बाद शुरू करेंगे। मगर आप कंसेंट किसी से लेने जाए, उसको आप बताएंगे नहीं कि आप क्या उसको देने वाले हैं, आप उसके प्रोजेक्ट में उसको नौकरियां क्या देंगे, उसका का पूरा वो ढांचा ही ना तैयार हो, और उसके बाद आप जाके उससे बोलेंगे कंसेंट लेंगे। आपको लगता है कुछ चीजों में संशोधन करके, ठीक है, कुछ चीजों पे रवीश जी संशोधन करके उसको ठीक से समझाने के लिए भी तरीका होना चाहिए, जिससे कि ये जो SIA है एंड RR दोनों को एक साथ हम लेके चलेंगे तो उसमें सहूलियत भी होती है और टाइम भी कम बचता है। ठीक है, इन्होंने जो कहा उस पर आपका कोई काउंटर है? राजनाथ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो ये पीपीपी मॉडल की जो आपने बात करी थी, अगर हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन करें जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट एक उदाहरण है, तो उसमें जमीन 90 पैसे गज में किसानों से ली गई थी, और उसके ऊपर एक CAG रिपोर्ट भी आई है कि GMR कंपनी ने उसमें एक एरो सिटी बनाई, 13 होटल उसमें बने, और उससे उस कंपनी को 1.6 लाख करोड़ का अनुचित लाभ मिला इस लैंड यूज के कन्वर्जन से। तो इस पूरे मामले को अगर देखें तो क्या यह ग्लेरिंग उदाहरण नहीं है कि पीपीपी मॉडल जो है एक मनी स्पिनर हो गया है, जिससे कि बड़े अच्छे तरीके से किसानों को उनके हकों से वंचित किया जा सकता है, उनको उनका हक नहीं मिलता। ऐसे और बहुत उदाहरण है। आप यमुना एक्सप्रेसवे को देखिए, 1250 एकड़ कह रहे हैं कि हमारे पास जमीन नहीं, हम कहां से लाएंगे? बिजली कौन बना रहा है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि आपको बिजली मिल रही है उसका जवाब। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जवाब देता हूं, दूसरे सेक्शन और एफ्लुएंट लोगों को दे दिया। आपने एक असेट जो जमीन था वो गरीब लोगों से लेकर अमीर लोगों को दे दिया उसमें से, ताकि वो इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल जवाब दे दूं। सरकार एक सेकंड उनको जवाब दे दीजिए। रवि जी, इनकी जो बात कह रहे हैं वो पूरी की पूरी या तो अध्ययन करके होता तो शायद इनको इतनी परेशानी नहीं दिखती। 2013 का जो एक्ट है उसके अंदर 13 पार्लियामेंट्री एक्ट है जिसके तहत आप जमीन अधिग्रहण करते, उस पे कॉम्पनसेशन जो है RR का जो एक्ट है वो लागू नहीं होता। हमने क्या किया ऑर्डिनेंस में? जो आपकी बात है वो सही है, जो नहीं आपने नहीं किया, वो तो करना था। एयरपोर्ट एक सुन, अरे बाबा सुन लीजिए एक प्लीज, एक रवि जी थोड़ा सा, मैं भी बैठता हूं तो पढ़ा के बैठता हूं, ऐसा नहीं बैठूंगा। जब भी तो मैं आपको कह रहा हूं कि वो जो 13 एक्ट है, जो 13 एक्ट है उसको हमने मर्ज करते हुए उसके ऊपर भी कॉम्पनसेशन का
आरआर का प्रावधान लागू कर दिया है। तो वो जो चीज आप जो कह रहे थे 90 पैसा गज वाली जो बात, मुझे एक वो बात अब बताइए, लागू सिद्धार्थ, नहीं होगी। एक सेकंड सिद्धार्थ, मेरा एक सवाल आपसे है, ये कानून मुआवजे के लिए है या अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए है? मैं ये जानना चाहता हूं। और अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं किसान हूं और मेरी जमीन ली जा रही है, मुआवजा बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं अब तो ऐसा देखिए, ऐसा लगता है कि ये कानून पूरा मुआवजे तक के लिए सीमित रह गया है, जो भी है। नहीं, गलती आप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। कहीं आप पब्लिक पर्पस के लिए कह के वो एयरपोर्ट का जो उदाहरण दिया या एक्सप्रेसवे का उदाहरण दिया, आप उसको मर्ज करके उसी पे सेम कॉम्पनसेशन एंड आरआर की फैसिलिटी नहीं देंगे तो 90 पैसे गज क्या, आप 10 पैसे गज में भी जमीन उठाते रहेंगे हम लोग। ये आपको उसको इसलिए उसको संशोधन करना जरूरी है। ठीक है। अब से जो भी आपको ये जमीन मिलेगी उस पे कॉम्पनसेशन आरआर उतना ही लागू होएगा जितना किसी और जगह पे लगेगा, इसलिए उस एक्ट को मर्ज करना जरूरी है। ठीक है संजय। देखिए, 2-3 बातें कहूंगा, छोटी छोटी बातें। सबसे पहले ये जो प्राइवेट सेक्टर को जमीन बांटने या लुटाने का जो पूरा कार्यक्रम है, ये गुजरात में शुरू हुआ। मुंब्रा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो तो सब जगह से शुरू हुआ। 1 रुपए पर हाँ ठीक है, आप गुजरात के उदाहरण लीजिए, कोई समस्या नहीं। हाँ, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, उसके कारण है, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ बात बात पे गुजरात ला रहे हैं। 2000 एकड़ जमीन में से सिर्फ 64 एकड़ जमीन पे मुंब्रा पोर्ट बना और बाकी सारी जमीन अदानी ने उसको फिर से दूसरी कंपनियों को बेचा। सरकार से 1 रुपए के रेट पे लिया और नई नई कंपनियों को एक एसीजेट जैसी यूनिट लगाने के लिए बड़े दाम पर बेच डाला। ये एक टिपिकल गुजरात मॉडल है। तो हमने जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था वो इस सोच के खिलाफ है। तो नेचुरली इस नई सरकार ने इस पूरे भूमि अधिग्रहण कानून को बदला। अब सवाल R&R पैकेज का नहीं है। R&R पैकेज तो हम लेके आए थे और उसके तहत ही सारी व्यवस्था है। इसमें किसी भी जमीन की जो कीमत है उसका 4 गुनी कीमत, उसकी 4 गुनी कीमत किसान को मिलेगी। इसकी साफ साफ व्यवस्था है। यहां उस R&R पैकेज हम आगे चले गए थे। अभी कहते हैं कि नहीं जी, हम जो पिछले R&R पैकेज है ना उसी के तहत हम आपको पेमेंट करेंगे। तो मुआवजे के मामले में किसानों के साथ धोखा दे रहे हैं। दूसरा, किसानों की सहमति की बात थी, उसमें कड़ी व्यवस्था थी। यहां पर उस पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया। ऐसे में किसानों की जमीन दबा के लूटेंगे और लूटने वाले, अगर सरकार वो जमीन लेती है मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन सरकार के बहाने पीपीपी के नाम पर प्राइवेट कंपनियां वो जमीन लेगी औने पौने दाम पे, लेगी और उन किसानों को आप दे लीजिएगा, नहीं मिलेगा। रवि जी, हाँ, इसलिए ये चिंता की बात है। इसलिए चिंता की बात है। राइट। हाँ, आप अब कह लीजिए, फिर मैं देवेंद्र जी से पूछता हूं। रवीश जी, गुजरात आ गया इसलिए बोलना जरूरी। रवीश जी, गुजरात नहीं, गुजरात के उन्होंने उदाहरण दिया मगर गुजरात पे ही अटक जाते हैं। हरियाणा आते तो वहां तो एक कंपनी था, यहाँ पे इनके उदाहरण पे तो इंडिविजुअल भी आ जाते हैं जहां पे 1 रुपया भी नहीं चेंज हुआ और 54 करोड़ हो गया। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मुझे बोलना पूरा आता है, मैं तथ्यों के आधार पे भी पूरा जवाब दूंगा। कहीं ये डाइग्रेस करेंगे और ये उस चीज को ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर मेरे जवाब देना पड़ेगा। अगर देश का किसान, अगर देश का किसान मगर मैं दूसरा ट्विटर पर आ जाए और उसको ये पता चल जाए कि उसकी जमीन उसकी मर्जी के बिना ली जाए और वो स्वागत करे, तो ये कितना अच्छा है। मैं ये समझना चाहता हूं कि सिर्फ इसका स्वागत उद्योगपति क्यों ट्वीट करके कर रहे हैं, किसान को भी करना चाहिए ट्वीट करके। पर मेरा सवाल है सिद्धार्थ, एक सेकंड, मेरा सवाल यह है कि जो लोगों से पूछकर जो सहमति बनाकर लेने की जो प्रक्रिया थी वो क्यों हटाई गई? इसमें आप करिए। हाँ। देखिए, मैं पहले इसका एक जवाब देता हूं, उसके मिनट्स निकालिए। आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। हाँ। 27 जून को गडकरी जी के साथ, रूरल डेवलपमेंट मंत्री जी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। उसमें से अधिकांश जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, चाहे वो हरियाणा के रहे हो, महाराष्ट्र के उस समय के रहे हो, कर्नाटका के हैं, जितने हैं, इन लोगों ने एक स्वर में विरोध किया था कि ये प्रक्रिया हटा दीजिए। ना तो हम लोग जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते, न ही वहां पे मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है, न ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, न ही इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता है। ये सबसे बड़ी डिमांड इन्हीं लोगों की थी। पर आप ये तो बताइए, आप इसका एड्रेस बिना सहमति के भाजपा कर रही है। देखिए, नहीं, मैं सीधा कर रहा हूं, इसमें सबकी सहमति है, इसलिए ये किया गया है और ये वास्तविकता है। आप जब 70-80% पे जाएंगे, ये नामुमकिन है कि आप जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं। मैं आपको एक और उसका उदाहरण और दे रहा हूं, उसको थोड़ा सुन लीजिए। मल्टी क्रॉप के ऊपर इनका है। मल्टी क्रॉप के ऊपर
आप कहते हैं कि आप उस पर कुछ लगा नहीं सकते, आप ले ही नहीं सकते, मल्टी क्रॉप है। लेकिन आप ये बताइए, स्पेसिफिक माइनिंग, कोल माइनिंग, हाइड्रो प्रोजेक्ट, वो क्या मल्टी क्रॉप के बेस पे बनेगा या सिचुएशन के उस स्पेसिफिक जगह के वजह होता है? माइनिंग के लिए आप कहीं दूर भर तो घूम नहीं सकते। आप हर जगह तो माइनिंग नहीं करेंगे ना, ग्रेटर नोएडा में तो माइनिंग नहीं करने जा रहे हैं ना। हाइड्रो प्रोजेक्ट कहां लगाएंगे? नहीं, ग्रेटर नोएडा तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, हाइड्रो प्रोजेक्ट वो इसमें है। देखिए, उस सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्पशन मिला हुआ है। झारखंड जाइए, बंगाल जाइए। एक सेकेंड रवीश जी, तो देखिए ज्यादा ओवर कम्युनिस्ट हम होकर चलेंगे तो नहीं बात हो पाएगी। इसलिए आप भी मेरी बात मत काटिए। नहीं, काट नहीं रहा जवाब दीजिए। झारखंड के अंदर नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं चुप हो जाऊंगा। किसानों से सहमति लेना, बीच में नहीं कर, ना बीच में मत कट करिए मुझे प्लीज। मैं चुप हो रहता हूं। आप बात तो पूरी कर लिया आपने। हाँ, आप मुझे बताइए ना, झारखंड, बंगाल, बिहार, वहां पे जो जमीन है वो उपजाऊ है, मल्टी क्रॉप हो सकता है, 3 दफे हो सकता है, 2 दफे हो सकता है। अब उसके आधार पर जो एक्ट बना था 2013 को, उसमें तो आप जमीन नहीं करेंगे, मगर आपको कोल माइनिंग करनी है, आपको कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना है, वो कहां लगाएंगे आप? ठीक है देवेंद्र जी, मुझे 2 सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल जो कह रहे हैं कि 60% या 70% किसी भी पंचायत में, उसमें भी 1/3 महिलाएं हों, उनकी सहमति जुटाना एक प्रैक्टिकल नजरिए से देख के देखिए, किसी भी सरकार के लिए ये एक मुश्किल काम है। हालांकि इसे आजमाया नहीं गया अभी तक, इस कानून को आजमाएगा तो और समस्याएं पता चलती, लेकिन फिर भी पेपर पे ये बात लगता है कि एक मुश्किल काम है। और दूसरा, वो जो कह रहे हैं मल्टी क्रॉप की जगह जो एक खाद्य सुरक्षा का प्रावधान जोड़ा गया था कि जो जमीन उपजाऊ है उसका हम अधिग्रहण करके वहां अनावश्यक तरीके से या आवश्यक तरीके से ना बनाएं। इन 2 सवालों का जवाब आप दे दीजिए या इस काउंटर आप पूछ लें। जी, जैसे ये बात कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, इनका स्टैंड जो सुमित्रा महाजन जी की लेड पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उससे बड़ा डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। उस कमेटी ने जो है ये बातें टेबल करी थी कि विश्व भर में द ट्रेंड टुडे इज कि प्राइवेट पार्टीज के लिए एक्विजिशन में सरकार की भूमिका कतई नहीं होनी चाहिए। ये वहां की फाइंडिंग्स थी और वो रिकमेंडेशंस भी थी। अगर आप भूमि अधिग्रहण का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसका क्लासिकल केस है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 1908 से लैंड एक्विजिशन हो रहा है, जब नई दिल्ली बसी थी। तो आप दिल्ली में देखिए, अब दिल्ली में आपने क्या किया है। दिल्ली में जितने भी जो 360 गांव हैं, वहां पर लोग जो है वो सब के सब अनएम्प्लॉयड है, उनको आप एजुकेशन नहीं दे पाए, उनका पुनर्वास कोई रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाया है। और जो आपने लैंड पूलिंग और जो लैंड बैंक की बात थी, उस इशू को वहीं छोड़ दिया। 30-30 साल से जमीन एक्वायर होकर पड़ी हुई है। चलिए, ऐसा उदाहरण हर जगह है, दिल्ली क्या हर जगह। आप दिल्ली में देखिए ना, 30 साल से जमीन पड़ी हुई है। और जो क्लॉज था 24/2 का जो क्लॉज था कि वो किसान को वापस मिल सकती थी अनयूटिलाइज्ड लैंड, मुझे एक बात बताइए, वो हटा दिया। सहमति का जो सवाल उन्होंने किया, 70% सहमति कहां से लाएंगे? अगर जापान में एयरपोर्ट बनाने की, मेरी बात सुनिए, अगर जापान में आप एयरपोर्ट बनाने के लिए म्यूचुअल कंसेंट से आप जो है लैंड ओनर से लैंड ले सकते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से वहां 70% का है, वो सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मुश्किल काम है। अरुण जेटली ने भी कहा कि ये तो अगर लेने बैठे तो 2 साल 3 साल इसी में निकल जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप आदित्य बिरला से सीमेंट लेने जाते हैं डैम के लिए, तो आप उसके ऊपर कोई कंडीशन इंपोज नहीं करते हैं। तो ये भी एक कमोडिटी है, एक इंडिविजुअल की, तो आप उसके ऊपर इतनी सारी जो है कंडीशन क्यों इंपोज करते हैं? अगर आप डेवलपमेंट का मसला आ जाता है, तो डेवलपमेंट तो वहां पर भी है, वो सीमेंट भी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये यहां पर आप किसान के लिए क्यों ये कंडीशंस लगाते हैं? बिकॉज एमिनेंट डोमेन का जो माइंडसेट है, आज भी लोग ये समझते हैं कि किसान को उसकी भूमि से वंचित करना शासक के पास वो अधिकार है।